हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीकली डिफेंस अपडेट की एक नए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं इस वीक कौन कौन सी न्यूज रही हैं सबसे ज़्यादा चर्चा में। नंबर 10, क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया। क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के बाद से रूस और यूक्रेन में तनाव और अधिक बढ़ गया है। इस बीच रूस ने शुक्रवार यानी कि 4 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रूस का दावा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने के इरादे से क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक किया गया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता डामित्री ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ड्रोन हमले को लेकर बातचीत की। उन्होंने अमेरिका पर इस ड्रोन हमले की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका यूक्रेन को दिशा निर्देश दे रहा है और यूक्रेन उस पर अमल कर रहा है। ऐसे में क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक की योजना अमेरिका की ही थी। उनका मानना है कि टारगेट के बारे में भी उन्होंने ही खबर दी है। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अमेरिकी भागीदारी के दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं पेश किए हैं। नंबर 9, ऑपरेशन कावेरी हुआ समाप्त। भारत ने गृह युद्ध में जूझ रहे सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन कावेरी अभियान को शुक्रवार यानी 5 मई को समाप्त कर दिया है और भारतीय वायुसेना का आखिरी विमान 47 यात्रियों को लेकर स्वदेश लौट आया है। भारत ने सूडान में सेना और एक अर्धसैनिक बल के बीच हिंसक झड़पों के बाद वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। भारतीय वायुसेना के चार्ली 130 विमान के आने के साथ ही ऑपरेशन कावेरी के जरिए सूडान से 3862 लोगों को निकाला जा चुका है। भारतीय वायुसेना ने 17 उड़ानों का संचालन किया और भारतीय नौसेना ने पोर्ट सूडान से भारतीयों को सऊदी अरब में जेद्दा ले जाने के लिए 5 फेरे लगाए। नंबर 8, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह एयरफोर्स के आधुनिकीकरण के प्रभारी होंगे। उप प्रमुख के रूप में वे भारतीय वायुसेना में नई खरीद और आपातकालीन शक्तियों के तहत से सेना के लिए किए जाने वाले अधिग्रहण की देखरेख करेंगे। भारतीय वायुसेना वर्तमान में घरेलू उद्योग से LCA Mark 1, LCA Mark 2 और उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान जैसे नए लड़ाकू विमानों को शामिल करने सहित प्रमुख अधिग्रहणों पर विचार कर रही है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित 1986 में भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। वह पहले गांधीनगर गुजरात में दक्षिण पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ वायुसेना अधिकारी के रूप में तैनात थे। अपने पहले के कार्यकाल के दौरान भारतीय वायुसेना में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत ड्राइव का हिस्सा रहे हैं। बता दें कि 3 दिनों के भीतर वायुसेना में यह दूसरा बड़ा बदलाव है। इससे पहले एयर मार्शल बालाकृष्णन मणिकंतन ने दक्षिणी वायु कमान के एयर अफसर कमांडिंग इन चीफ यानी कि AOC in C के रूप में पदभार ग्रहण किया था। नंबर 7, एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का SCO बैठक में दूर से ही किया स्वागत। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का SCO बैठक में दूर से ही नमस्ते कहकर स्वागत किया। दोनों के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई सहयोग संगठन के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए गोवा पहुंचे और इसके साथ ही वह करीब 12 साल में भारत की यात्रा करने वाले पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री बन गए हैं। यह 2011 के बाद से पड़ोसी देश पाकिस्तान से भारत में पहली ऐसी उच्च स्तरीय यात्रा है। बिलावल ऐसे समय में SCO विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं जब सीमा पर आतंकवाद को पाकिस्तान के निरंतर समर्थन सहित कई मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। एस जयशंकर ने शाम को रूस, चीन, पाकिस्तान और शंघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्यों के विदेश मंत्रियों के लिए एक भव्य स्वागत समारोह की मेजबानी की। इसके साथ ही समूह के 2 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत भी हुई। नंबर 6, रूसी हमलों से बचने के लिए यूक्रेन ने उठाया नया कदम। रूस के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन को इजराइल का साथ मिलने जा रहा है। इससे यूक्रेन रूस के सामने मजबूत स्थिति में संघर्ष जारी कर पाएगा। दरअसल इस बात की पुष्टि खुद इजराइल में यूक्रेन के राजदूत ने की है। इजराइल में यूक्रेन के राजदूत के मुताबिक कीव में इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण चल रहा है। इसे 2 महीने के अंदर एक्टिव किया जाएगा। उनके अनुसार यूक्रेन के राडार से मिले डेटा से लैस सिस्टम अब राजधानी में परीक्षण किया जा रहा है। डिफेंस पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह टू अर्ली एयर अटैक वार्निंग सिस्टम है। या किसी शहरी इलाके पर कोई मिसाइल, रॉकेट या प्रोजेक्टाइल अटैक होने पर यह सिस्टम फौरन अलर्ट भेजेगा। दरअसल इजराइल के अधिकारियों ने यूक्रेन के लिए विकसित किए जा रहे हाईटेक सिस्टम का ब्यौरा नहीं दिया है। इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सफल परीक्षण के बाद यूक्रेन के लोगों के पास इतना वक्त होगा कि वे आराम से खतरों वाली जगह से निकलकर किसी महफूज जगह पर जा सकेंगे। नंबर 5, रूस ने कीव पर किए ताबड़तोड़ हमले। राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के जवाब में रूस ने यूक्रेन के ओडेशा स्थित यूनिवर्सिटी कैंपस और राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूस ने बुधवार को आरोप लगाया था कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने के इरादे से यूक्रेन ने राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन पर ड्रोन हमला किया था, जिसे नाकाम कर दिया गया। यूक्रेन ने कहा कि ओडेशा व कीव हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। कीव के शहरी प्रशासन ने कहा कि रूस ने शायद बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, लेकिन उसे मार गिराया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराना कठिन काम है। इससे पता चलता है कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम पश्चिमी देशों के शक्तिशाली हथियारों की आपूर्ति
से मजबूत हुआ है। रूस के हमलों के बीच यूक्रेनी वायुसेना ने अपने ही ड्रोन को भी मार गिराया है। यूक्रेन ने कहा कि रूस पर हमला करने के लिए भेजे गए ड्रोन ने कीव में ही नियंत्रण खो दिया था, जिसके चलते उसे अपने ही ड्रोन को मार गिराना पड़ा। यूक्रेनी एयरफोर्स ने कहा कि रूस अब कामकाजी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। वे जानते हैं कि 80% ड्रोन मार गिराए जाते हैं। कीव प्राधिकारी ने कहा कि दुश्मन के हमले को 3 जिलों में नाकाम किया गया है, जिसका मलबा 10 इमारतों पर गिरा हुआ है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के 24 कामकाजी ड्रोन में से 18 को मार गिराया गया था। नंबर 4, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। बारामूला के क्रीरी इलाके में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी भी कर ली है और ऑपरेशन तेज कर दिया है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने बुधवार को भी 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। आतंकवादियों के पास से AK-47 बरामद हुई है। दरअसल बारामूला में सुरक्षा बलों को गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष इनपुट मिला था, जिसके बाद से तलाश जारी थी। इसी दौरान आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्यवाही में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इन आतंकवादियों की पहचान सोफिया जिले के साकिर माजिद नजर और हनान अहमद शेख के रूप में हुई है। दोनों मार्च 2023 में आतंकी बने थे। बुधवार को ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान माचिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। नंबर 3, 12 सालों में पहली बार पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत में। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दोनों देशों के बीच के मतभेदों को सुलझाने का एकमात्र तरीका बातचीत है। कुरैशी ने यह टिप्पणी तब की है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो संघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए भारत में आए हुए हैं। पूर्व पाक विदेश मंत्री ने कहा कि भुट्टो के पास अपनी भारत यात्रा के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाने का एक बड़ा अवसर है। पिछले 12 सालों में यह पहली बार है जब पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आ रहा है। दोनों देशों के बीच बंद पड़े व्यापार को शुरू करने से दोनों देशों के रिश्तों में नरमी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि व्यापार में दोनों ही देशों को फायदा है, लेकिन जब सब कुछ लगभग बंद पड़ा है तो अकेले व्यापार को शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार में विदेश मंत्री रहे कुरैशी ने बिलावल भुट्टो की भारत यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इसका विरोध नहीं करती है। नंबर 2, मणिपुर में शूट एंड साइट का ऑर्डर। मणिपुर में इन दिनों हिंसा काफी बढ़ गई है। हर तरफ आगजनी और ताबड़तोड़ के कारण स्थिति काफी बेकाबू हो गई है। ऐसे में सरकार ने हर तरफ सेना की तैनाती बढ़ा दी है। इस हिंसा के कारण लगभग 9000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। फिलहाल राज्य सरकार को इस स्थिति के कारण नागरिकों की सुरक्षा का डर सता रहा है। बहुत सोच विचार करने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार ने पुलिस को शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया है। आपको बता दें कि ऑर्डर बहुत ही संवेदनशील परिस्थितियों में दिया जाता है। इस ऑर्डर को जारी करने का अर्थ है कि यदि प्रशासन को कहीं भी कोई शरारती तत्व नजर आता है तो उसे वहीं गोली मार सकते हैं। दरअसल शूट एंड साइट का आदेश भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की धारा 144 के तहत राज्य सरकार द्वारा अमल में लाया जाता है। जब किसी क्षेत्र में हिंसा बढ़ जाती है और स्थिति संवेदनशील हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा प्रशासन को यह ऑर्डर दिया जाता है। इस ऑर्डर को भड़की हिंसा को रोकने और उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए जारी किया जाता है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हथियारों या किसी ऐसी चीज से लैस है जिसका इस्तेमाल किसी को जान से मारने के लिए किया जाता है, उसे मौके पर ही शूट करने का आदेश होता है। इसके अलावा यदि प्रशासन को लगता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य के मौत का कारण बन सकता है या किसी गैर कानूनी सभा का सदस्य है तो उसे इसके तहत सजा दी जा सकती है। नंबर 1, DRDO के वैज्ञानिक को ATS ने किया गिरफ्तार। पुणे में DRDO के एक साइंटिस्ट को पाकिस्तानी एजेंट को सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल महाराष्ट्र ATS ने प्रदीप कुरुलकर को पुणे में गिरफ्तार किया है। कुरुलकर DRDO में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत है। आरोप है कि उन्होंने हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मुहैया कराई है। बताया गया है कि प्रदीप कुरुलकर ने व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए DRDO की खुफिया जानकारी पाकिस्तान के गुप्तचर विभाग को दी है। इसके लिए उन्हें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव हैंडलर ने हनी ट्रैप में फंसाया था। फिलहाल ATS उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। ATS द्वारा जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी PIO के गुर्गों के साथ व्हाट्सएप मैसेज, वॉइस कॉल, वीडियो आदि के जरिए DRDO के वैज्ञानिक द्वारा संपर्क किया गया था। DRDO के अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, जिससे संवेदनशील सरकारी खुफिया जानकारी से समझौता किया गया है, जो दुश्मन देश के हाथों में जाने से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।